आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क कोरोना के मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। तेल की कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम पर महंगाई की मार जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियां इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठा रही हैं। अपोजिशन का इल्जाम है कि जो 70 साल में न हुआ वो अब हो रहा है। सवाल यही है कि क्या मरकज की मोदी हुकूमत इस सिलसिले में कोई भी राहती कदम उठाने से दूर भाग रही है? आखिर अवाम को महंगाई से राहत कब और कैसे नसीब होगी? आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। तेल की कीमतों में लगी आग, मुल्क भर में अवाम परेशान, महंगाई से कब मिलेगी राहत? मुल्क कोरोना के मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। तेल की कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम पर महंगाई की मार जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियां इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठा रही हैं, लेकिन मरकज की मोदी हुकूमत इस सिलसिले में कोई भी राहती कदम उठाने से दूर भाग रही है। हैरानी की बात यह कि बढ़ती कीमतों के ताल्लुक से मरकजी वज़रा ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह समेत कई सरकर्दा कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और साइकिल मार्च निकाला। दिल्ली में डीजल जुमेरात के रोज तारीख में पहली बार 80 रुपये फी लीटर को पार कर गया, जबकि एक दिन के वक्फे के बाद पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। गोया कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई का अमल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 16 पैसे इजाफे के साथ 79.92 रुपये फी लीटर हो गई, जो 28 अक्टूबर 2018 के बाद की बुलंद तरीन सतह है। इसी दौरान डीजल की कीमत 14 पैसे इजाफे के साथ 80.02 रुपये फी लीटर रिकॉर्ड सतह पर आ गई। मंगल के रोज से मुल्क की तारीख में पहली बार किसी रियासत में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। यहाँ काबिल गौर है कि डीजल की कीमत में लगातार 19वें दिन इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि 7 जून से तेल की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने दोनों हयातियाती ईंधनों की कीमतों में इजाफा करना शुरू किया था। सवाल ये उठता है कि अवाम को इस महंगाई से राहत नसीब कब होगी? क्या सरकार महंगाई पर काबू करने में नाकाम है या इस महंगाई का कोई इलाज सरकार के पास भी नहीं है? मुश्किल हालात में आसमान छूती महंगाई से अवाम पर दोहरी मार पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इशू पर बात करेंगे कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, आखिर इससे राहत नसीब कब होगी? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले 18-19 दिनों से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अगर पिछले 18-19 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो हर रोज कुछ पैसों की बढ़ोतरी होती, इजाफा होता है, लेकिन 18-19 दिन को अगर मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 रुपये तक का इजाफा हो चुका है इस महंगाई में। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार का इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है, या सरकार आखिर चीजों को क्यों नहीं रोक पा रही है? अवाम को इस महंगाई से आखिर राहत कब मिलेगी? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से इस महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अवाम परेशान है। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बल्कि अलमिया तो यह है कि डीजल के रेट पेट्रोल के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं।
आज प्राइम डिबेट में इसी इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार इजाफा हो रहा है। आवाम को राहत मिलेगी कब? क्योंकि अगर डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिंदगी के हर शोबे पर इसका असर पड़ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त साधना भारती जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, संजीव झा जी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, अनीता यादव जी स्पोक्स पर्सन है आरजेडी की, और डॉक्टर आशीष सरकार जी इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मासियात और हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, बहुत वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं आशीष सरकार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जिस तरह से मुल्क में रोजाना तेल की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसे आखिर किस तरह से देखा जाए? लोग कोरोना से परेशान है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो लोगों की जो परेशानी है वो दोगुनी हो गई है। आशीष जी देखिए, अर्थशास्त्र अगर हम देखें जी, तो अर्थशास्त्र केवल एक ही एंगल से पूरे विश्व को नहीं देखता है। इस देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय आपको पता है कि हमारी जीडीपी लगभग शून्य की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ पूरे लॉकडाउन के कारण हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत बुरा असर पड़ा है जी। सरकार को बड़ा भारी खर्च करना पड़ रहा है। एक तो ये कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ हमारे उत्तरी सीमाओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और इसके लिए भारत सरकार को बहुत बड़ी पूंजी खर्च करनी पड़ रही है। और ये पूंजी ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार के पास में कोई बहुत बड़ा प्लान पड़ा हुआ है या कोई बहुत बड़ा अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ने से उसके पास में धन आ जाएगा। अभी एक बहुत बड़ा ये कोरोना से लड़ने के लिए जो रिलीफ पैकेज हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा करी है, इतना 20,00,000 करोड़ का जो है, 20,000 लाख करोड़ का जो हमारा पैकेज है वो सरकार को देना पड़ा है। ऐसी स्थिति में सरकार नए टैक्स लगा नहीं सकती है क्योंकि बजट आ चुका है। सरकार के पास में जीएसटी एक लिमिटेड है, तो सरकार के पास में 2 ही 4 मुद्दे रह जाते हैं जो इस महामारी और युद्ध की बनती हुई स्थिति को लड़ने के लिए अपने खजाने को भरने के लिए आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अगर तेल के भाव बढ़ते हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, डीजल के भाव बढ़ते हैं, केरोसिन या किसी अन्य नेचुरल तेलों के भाव बढ़ते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं प्रतीत होता है। 1971 में आपको याद होगा जब 5 नए पैसे का पोस्ट कार्ड हुआ करता था। जिस समय 71 का युद्ध हुआ तो भारी तादाद में बांग्लादेश से शरणार्थी आए और इन शरणार्थियों को पूरा करने के लिए 1 पैसे का टिकट लगाया गया, और इसी 1 पैसे से वो शरणार्थी जो हमारे देश में आए थे उनकी व्यवस्था की गई। आखिरकार भारत की सरकार, राज्यों की सरकार के पास में और कोई ऐसा कोई खजाना नहीं है जिससे वो इन खर्चों को पूरा कर सके। इसलिए स्वाभाविक है हम ही को देना है और हम वही देंगे जो हमारे पास में उपलब्ध है। तो इस तेल क्योंकि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ते दरों पर मिल रहा है, लगभग 0 के बराबर है, तो ये मान लीजिए कि जितना हम दे रहे हैं वो सारा का सारा केंद्र सरकार के पास जा रहा है और राज्य सरकारों के पास में वैट के माध्यम से जा रहा है। ये वैट और ये जो धन है, ये राज्य सरकारें, अब एक कोविड के टेस्ट में 2400 रुपया खर्च होता है। हजारों की लाखों की तादाद में हमें टेस्ट करने पड़ रहे हैं, भारत सरकार को टेस्ट करना पड़ रहा है। आखिर ये पैसा आएगा कहां से? लाखों 5 लाख के आसपास हमारे तैयारियां कर रहे हैं हम कि अगर हमारे बीमार हो जाते हैं तो उनको हम रख सकें, उनका देखभाल कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये टैक्स लगाया जा रहा है तो वो कोई गलत नहीं है। मतलब मुश्किल, जिस मुश्किल में सरकार है, कहीं ना कहीं आवाम की जेब पर ही इसका बोझ पड़ रहा है। जिस तरह से जो चीज़ें आपने सरकार जी बताई हैं आशीष सरकार जी, सरकार
को लेकिन अब इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अवाम पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन अगर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो बिल्कुल अवाम की कमर टूट जाएगी, अवाम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान राजीव जेटली साहब भी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं कि सारे जो बाकी मेहमान है मेरे साथ अपोजिशन के हैं। राजीव जेटली जी, अब अपोजिशन भी लगातार सवाल उठा रही है, अब प्रोटेस्ट होने लगे, एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए कि आखिर यह महंगाई का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा कि ओपोजिशन सवाल उठा रही है। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, जब वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से आते हो, किसी ना किसी राज्य के अंदर उनकी सरकार जरूर है, और जिन राज्यों में उनकी सरकार है उस राज्य के प्रति वो अकाउंटेबल भी है। अगर वो अकाउंटेबल है तो वो भी बताएंगे, क्योंकि हर राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य के अंदर वैट बढ़ाया, और कम नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ाया। और जब वैट बढ़ाया तो वो राज्य को जाने वाला टैक्स है, राज्य को जाने वाले वो रिसोर्सेस होंगे जो राज्य की जनता, मैं ये दोबारा से बोलूंगा, राज्य की जनता के भलाई के लिए लगेंगे। अगर राज्य की जनता के भलाई के लिए टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है, तो पूरी देश की भलाई के लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं लगा सकती है? अब देखिए, दिल्ली के अंदर आज डीजल के रेट पेट्रोल से ज्यादा हो गए, और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि टैक्सेस की वजह से हुआ, सेंट्रल टैक्सेस की वजह से हुआ, लेकिन आप इसकी गहराई में जाके देखें तो दिल्ली के अंदर जो वैट डीजल के ऊपर बढ़ाया गया, वो वैट पेट्रोल से ज्यादा बढ़ाया गया। तो आपने वैट बढ़ाया तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होगा इस बात का, और जस्टिफिकेशन होगा तो जो जस्टिफिकेशन आप अपने राज्य में देना चाहते हैं, वही जस्टिफिकेशन हम उस बात के लिए दे सकते हैं कि इस देश की गरीब जनता, इस देश में पीने का पानी नहीं था, इस देश में घरों में बिजली नहीं थी, इस देश में जो स्वास्थ्य बीमा योजना है सरकार की, वो सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना 50 करोड़ लोगों को मिली है। इस देश में पेंडेमिक के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ये सब पैसा उन्हीं टैक्सेस से आने वाला है जो टैक्स इंप्लीमेंट किए गए। तो आपसे आग्रह करूंगा, कम से कम ये ना बोले कि आज विपक्ष आपसे प्रश्न पूछने वाला है। आपको भी विपक्ष से प्रश्न पूछना होगा कि भाई आपके ये टैक्सेस महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर क्यों बढ़ाए गए हैं? अगर बढ़ाए गए हैं, वैट ज्यादा लगाया गया है, तो आप दोनों तरफ से प्रश्न उठाइए, मैं भी जवाब दूंगा और विपक्ष को भी मौका दीजिए जवाब देने का। केवल झंडे उठा करके सड़कों पर उतरने से ये बात छुप नहीं जाएगी। ठीक है राजीव जेटली जी, काफी टाइम मैंने आपको दे दिया, बहुत तफसील से आपने अपनी सारी बातें रखी। मैं अब अपोजिशन की तरफ बढ़ता हूं और साधना भारती जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। साधना जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि इसके लिए सिर्फ सेंटर जिम्मेदार नहीं, बल्कि राज्यों की जो सरकारें जिस तरह से वैट बढ़ाती जा रही, उसका भी इस पर असर हो रहा है, फिर अपोजिशन को इसमें परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजीव जी से पूरे सम्मान के साथ एक कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी कि आपसे आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। आज आपकी भाषणबाजी, बहुत आपने भाषण दिया, राशन तो किसी को नहीं मिला कोरोना के पैंडेमिक में, 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात आपने कर दी, 1 रुपया ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, 1 रुपया किसान मजदूर की जेब में नहीं गया, रोड पे आपने मरने के लिए छोड़ दिया था बेमौत मजदूरों को, और आप यहां बैठकर बातें बनाते हैं और सफेद झूठ बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको याद दिला देती हूं कि सन 2004 में $42 प्रति बैरल हुआ करते थे कच्चे तेल के दाम, जो आज 2020 में भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $42 प्रति बैरल ही है। उस समय पर पेट्रोल की कीमतें कितनी थी? पेट्रोल की कीमत मैं बता देती हूँ, 36 रुपए 81 पैसे हमने रखी, और उस समय डीजल की कीमतें थी 24 रुपए 16 पैसे। हमने सरकारों से नहीं कहा कि राज्य सरकारों से आप ये कम करो वो कम करो, मैं कच्चे तेलों के दाम के हिसाब से आपको सफाई से बता देती हूँ। आज 2014 की बात कर लेते हैं हम। 2014 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब $160 प्रति बैरल हुआ करता था कच्चे तेल का दाम। तब भी हमने पेट्रोल को 71 से आगे नहीं जाने दिया, डीजल को 55 से ऊपर जाने नहीं दिया। आपने क्या किया? आपको $42 प्रति बैरल पे आज कच्चे दामों पर कच्चे तेल इतने सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, उसके बावजूद आपने क्या करा? पहली बार इतिहास में, सही बोला आपने, नरेंद्र मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो 70 साल में किसी ने नहीं किया। डीजल के दाम
अब पेट्रोल से भी पार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब डीजल के दाम पेट्रोल से भी पार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब डीजल 80 के पार। अरे शर्म करो मोदी सरकार, ये बातें बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी की बात कर लेती हूँ मैं। साधना भारती जी, ड्यूटी हम लगाने साधना भारती जी, पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे। साधना भारती जी, जो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आशीष सरकार जी ने जो बातें कही कि मुल्क के सामने बहुत बड़े चैलेंज है, मुल्क के सामने बहुत परेशानियां हैं और मुल्क को कहीं से तो चीजें निकाल कर लानी होंगी, कहीं से तो पैसा इकट्ठा करना होगा। जवाब दे दूंगी मैं। अरे तो आप ये बताइए ना कि आप 32 रुपए आज एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, आप डीजल पर 31 रुपए, यानी पेट्रोल पर आप 258% मुनाफा और डीजल पर 820% मुनाफाखोरी खाने का काम कर रहे हैं। बताइए, यही वही लोग हैं जो बौखलाया करते थे। कहां गई स्मृति ईरानी जी? क्यों नहीं भेजती नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में चूड़ियां? भेजने का काम करे ना। कहां गए प्रकाश जावड़ेकर जी जो बातें बनाने का काम करते थे? सिर्फ देखिए, आज मैं सीधी बात कहती हूं, 20 लाख करोड़ का पैकेज वैसे ही साबित हुआ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। मैं केवल इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं कि आज मोदी सरकार में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की इज्जत तार तार है, डीजल के दाम आज पेट्रोल से भी पार है, सीमा पर पाकिस्तान और चीन का हो रहा प्रहार पर प्रहार है। और मोदी जी, इसलिए जन की बात कीजिए, ये मन की बात मत कीजिए। और राजीव जेटली जी, आप सवाल उठाने का काम कहते हैं विपक्ष से, पहली बार ऐसा सुन रही हूं कि विपक्ष से बात आपकी पूरी हो गई। मैं संजीव झा जी, संजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। दोगली नीति नहीं होती है। ठीक है साधना जी, मैंने काफी टाइम दे दिया, मैं संजीव झा जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, क्योंकि जब दिल्ली की बात होती है और जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो सबसे पहले नजर दिल्ली पर होती है कि दिल्ली वालों, दिल्ली में क्या कुछ हाल है, कितनी कीमत बढ़ी या कितनी घटी। संजीव झा जी, दिल्ली में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही, लेकिन उसके लिए जिस तरह से राजीव जेटली जी ने अभी कहा कि जो राज्य की सरकारें हैं वो वेट बहुत ज्यादा लगा रही है, खासतौर से उन्होंने मिसाल दिल्ली की दी कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर जितना ज्यादा वेट लगाया गया है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, कीमतें आसमान छू रही हैं, यानी राज्य की सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, मैं राजीव जी के बात को भी बहुत गंभीरता से सुन रहा था और मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। एक चीज समझिए, आपकी लगातार 18 दिन से एक्साइज ड्यूटी बढ़ रहा है। अगर मैं 2014 से ही तुलना करूं तो लगभग 900% एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ चुका है, 350% एक्साइज ड्यूटी लगभग पेट्रोल पे बढ़ चुका है। 3 रुपए 56 पैसे हुआ कर 2014 में होते थे जो 31 रुपए हो गए, 32 रुपए लगभग हो गए। पेट्रोल में 9 रुपए 40 पैसे होते थे जो आज 32 रुपए 58 33 रुपए लगभग हो गए। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जबकि 2013-14 में कच्चे तेल की कीमत $112 हुआ करती, तभी 70 रुपए थे, आज 38-40 रुपए है तो कीमत 80 रुपए है। और लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते तब वो उनका जो भाषण आप याद करेंगे या जितने भी बीजेपी के नेता उनके भाषण को याद करेंगे, वो कह रहे थे कि डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 25 रुपए हो सकती है, 25 रुपए हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि उस समय आपने देश से वादा किया था कि ये जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं ये गलत बढ़ रहे हैं, अगर हम सब लोग आएंगे तो ये कम हो जाएगा। संजीव झा जी, अभी जेटली जी ने तो यही बात कही, राजीव जेटली जी ने यही बात कही कि राज्य की सरकारें जो वेट लगा रही उसका असर ज्यादा पड़ रहा है इस पर। दिल्ली की सरकार ने दिल खोलकर वेट लगा दिया है, जिसकी वजह से जो कीमतें वो आसमान छू रही हैं। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैंने वही कहा आपको कि लगातार 18 दिन से एक्साइज ड्यूटी बढ़ रहा है, डीजल पे, पेट्रोल पे लगभग 900% हाइक हो चुका है। अगर 2014 से तुलना करें आपको तो आंकड़े आप सबके सामने है कि केंद्र सरकार का क्या प्रोपोर्शन रहा है, दिल्ली सरकार का क्या, किसी भी राज्य सरकार का क्या प्रोपोर्शन रहा है, उससे साबित हो जाएगा। और एक और बड़ी बात कि देखिए, प्रधानमंत्री जी जब सरकार में तो पहला काम किया था, इन्होंने कच्चे तेल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया था, यानी अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो अपने आप प्राइस बढ़ेगा, अगर मार्केट में प्राइस घटेगा तो अपना आप ये प्राइस घट जाएगा। मार्केट में प्राइस तो जीरो नेगेटिव में आ गया था, लेकिन आपने टैक्सेस बढ़ा के रेट भी वही रखा। तो इसका मतलब है कि जो 2014 में आपने लोगों से कहा था, वो लोगों को झूठ कहा था, लोगों को धोखा दिया था। ये जो पिछली सरकार थी उससे भी आप आगे निकले। ठीक है, नहीं, लेकिन इसमें नुकसान तो संजीव जी आवाम का ही है, चाहे सेंटर की तरफ से वेट और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए या राज्य की तरफ से बढ़ाई जाए, स्टेट की तरफ
तरफ से। मैं अनीता यादव जी आपके पास आ रहा हूं। आज तेजस्वी यादव सड़क पर निकले और उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया इस महंगाई को लेकर और जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। आरजेडी किसे गुनहगार मानती है इस महंगाई के लिए? नीतीश कुमार की सरकार को या फिर सेंटर को? जिम्मेदार इसके लिए किसे गर्दानती है? जी, ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसके लिए केंद्र को ही जिम्मेदार मानते हैं। अभी दो प्रवक्ताओं ने जो बात रखी है उससे बिल्कुल साफ है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती। मैं भाजपा का जो एक है इनकी नीति कि इनसे कोई भी प्रश्न करो ये उत्तर नहीं देते, ये दूसरे पाले से में गेंद फेंक देते हैं और फिर उनसे प्रश्न करते हैं। वो भूल जाते हैं कि आपको जनता ने चुनी है, जवाब आपको देना है। अभी जब आप ठीक है देश बहुत गंभीर अभी परिस्थिति से गुजर रहा है, आप बताएं देश की जनता का हालत क्या है? कोरोना से लड़ने के बाद बेरोजगारी बढ़ा है, देश में भूखमरी की स्थिति है, जनता के पास पैसा नहीं है खाने का, फिर आप इतना डीजल और पेट्रोल महंगा कर रहे हो किसके लिए? जब जनता ही नहीं बचेगी आप किसके लिए देश बचा रहे हो? देश की बात करते हो, जब जनता ही नहीं रहेगी तो देश किसके लिए रहेगा? तो आप उस जनता के लिए कभी सोचें कि जिसके पास पैसे नहीं है, आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं दिन पे दिन, हर दिन, तो आप इस स्थिति में वो क्या इस लायक रहेंगे कि वो खाने के सामान भी जुटा पाएंगे? 500 रुपए आपने डाल दिया, अब करोड़ों रुपए की जो बात कर रहे हैं, सही बात है कि जमीन पे देखें कि कौन सा काम ऐसा हुआ है गरीबों के लिए कि वो अपना घर चला सके। अभी एक दिन की बात है, कानपुर में कितने 8 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, अभी हाल का ये रिपोर्ट है। तो एक दिन में जिनके पास रोजगार नहीं है वो सुसाइड कर रहे हैं, आप उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, आप सरकार की खजाना भरने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, राजीव जेटली जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। पहले देश की जनता को राजीव जेटली जी, जनता के लिए सोचो। आपने चाहे केंद्र सरकार बढ़ाए, सेंटर की सरकार बढ़ाए या स्टेट की सरकार बढ़ाए, इसका असर तो गरीब आवाम पर ही होगा, किसान पर ही होगा, ट्रांसपोर्ट पर ही होगा। गलत है राजीव जेटली जी, नहीं बिल्कुल राजीव जेटली जी, प्रोटेस्ट करना गलत है। तब क्या सही था? 14 से पहले क्या पेट्रोल और डीजल की जानकारी इनको नहीं थी? ठीक है अनीता जी जवाब दे रहे हैं, राजीव जेटली जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए अनीता जी। राजीव जेटली जी, असर तो गरीब आवाम पर ही होगा। राजीव जेटली जी, आपने क्या पूछा मुझसे, पूछिए दोबारा। राजीव जेटली जी, मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर की तरफ से वैट और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए या जो रियासती सरकारें होती हैं उनकी तरफ से, असर तो गरीब पर ही पड़ेगा, पिछड़ों पर पड़ेगा, किसान पर पड़ेगा, मजदूर पर पड़ेगा। नहीं, मैं पहले तो मेरी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा राज्यों के अंदर जो वैट लगाया गया वो किस लिए लगाया गया? जो राज्य चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, कि डीजल का रेट पेट्रोल से ज़्यादा हो गया, ये हमने बढ़ाया क्या? वैट का प्रतिशत देखिए आप, अगर उस वैट को कम कर दीजिए तो डीजल का रेट पेट्रोल से कम हो जाएगा। लेकिन इशू यहाँ पर ये नहीं है। इशू ये कौन है बीच में? इशू यहाँ पर ये है, मैंने एक बात बोली कि गरीबों की बात की जा रही है। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि गरीब को गरीब ही रहने दीजिए, गरीब के पास बिजली नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए उसके पास एक पैसा नहीं होना चाहिए, अगर वो बीमार पड़ जाए तो फैक्ट्री पड़ा है, उसे उठाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ये तो उस मानसिकता के लोग हैं। और आज ये तो उस मानसिकता के लोग, नदियों में पानी मोदी जी ने लगा दिया, पहाड़ों पे बर्फ मोदी जी ने जमा बात नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ मोदी जी ने कर दिया, लेकिन पेट्रोल के दाम नहीं कम कर पाए। ये भिंडी बाजार बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। नहीं तो आप गलत बात मत करिए, नहीं तो आप मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। बदतमीजी वाली डिबेट मुझे पसंद नहीं है, आप उन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं ठीक है, राजीव जेटली जी आप अपनी बात रखिए। साधना जी सुन लीजिए, फिर मैं जवाब का मैं आपको मौका दूंगा। को संयमित कीजिए राजीव। ठीक है साधना जी देखिए, राजीव जेटली जी सवाल तो उठेगा क्योंकि आप डिबेट में आए, अगर कोई तर्क से बाहर आप बात करेंगे तो सवाल तो उठेगा। ठीक है राजीव जेटली जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। साधना जी मैं आपके पास आ रहा हूं जी। राजीव जी, नहीं ये ऐसा तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप बीच में बिठा के दो महिलाओं को बोलो, शोर मचाना शुरू कर दो और आपके जवाब दीजिए। आप जवाब लेना है तो उनको चुप करवाइए पहले। नहीं ठीक है, खामोश आप जवाब दीजिए। मैंने यही बात तो कही कि आपको जवाब आप अपनी बात पूरी कर लेंगे, उसके बाद मैं साधना से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। साधना जी मैं आ रहा हूँ जी। राजीव जेटली जी, हाँ मैं आपसे आपका प्रश्न क्या है मुझे बोली, क्योंकि आपकी आवाज फट रही है, 3 आवाजें मिक्स होकर आ रही है, मेरे को प्रश्न भी आपका नहीं आ रहा। आप प्रश्न मेरा सीधा सवाल यह था कि सेंटर की जिम्मेदारी क्या बनती है?
अगर राज्य की सरकारें वैट बढ़ा रही हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही हैं, तो सेंटर की जिम्मेदारी क्या बनती है कि सिर्फ वो तमाशा देखती रहे बस? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैंने एक बात करी थी कि मैं एक जस्टिफिकेशन मांगना चाहता हूं, जिन्होंने भी वैट बढ़ाया उसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है। अगर उनको कोई जस्टिफाई कर सकते हैं अपने वैट को, तो जो केंद्र की तरफ से टैक्स लगाया जाता वो जस्टिफाई कैसे नहीं हो सकता? अगर आप कहते हैं कि हमारे राज्य को पैसा चाहिए, हमारे राज्य में मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, स्कूल चलाने हैं, लोगों की तनख्वाह देनी है और भी बेहतर फैसिलिटी देनी है, अगर ये जस्टिफिकेशन है तो ये केंद्र का क्यों नहीं हो सकता? क्या राज्यों को की जिम्मेवारी बनती है कि हर घर में बिजली पहुंचाई जाए? इस देश के हर व्यक्ति के पास दूर दराज के इलाके में जो आज तक लालटेन में जीता था, इन्होंने मजबूर किया 70 साल तक उनको लालटेन में जीने के लिए। एक घर में नलका नहीं होता था पानी का, एक घर में नलका नहीं होता था पानी का। अब पानी ठीक है, ये सरकारें क्या कर रही है वो सबके सामने। राजीव जेटली जी, सरकार क्या कर रही है वो सबके सामने है। असल मुद्दा महंगाई का है। महंगाई पर आप काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महंगाई पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा इशू है। साधना जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे। जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की, सूबाई सरकार की, रियासती सरकार की या मरकजी सरकार की? महंगाई अगर बढ़ी हुई है तो उसे घटाने की जिम्मेदारी किसके सर जाएगी? वैट का किरदार कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में, इस पर भी हम बात करेंगे आशीष सरकार साहब से। छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पूरे इशू पर तफसील से हम बात करेंगे। सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-121। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको। देख, टेंशन क्यों? नेटवर्क $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात महंगाई की कर रहे हैं। पिछले 18-19 दिनों से लगातार तेल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और पिछले 18-19 दिन की हम बात करें तो तकरीबन 10 रुपये तक का इजाफा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हो चुका है। अवाम परेशान है और अपोजिशन अब सड़कों पर इस इशू को लेकर निकल चुका है। आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा? क्या मरकजी सरकार के दायरे में यह इशू है या नहीं है, या मरकजी सरकार इस पर काबू पा सकती है या नहीं? इसी में तमाम इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आशीष सरकार जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, डिबेट के पहले हिस्से में जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा की वैट को लेकर, जिस तरह से राजीव जेटली जी ने कहा कि वैट जो है, जो रियासती जो सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन्होंने वैट इतना ज्यादा बढ़ा दिया है जिसका असर इस महंगाई पर साफ तौर से दिख रहा है। मेरा दूसरा सवाल आपसे आशीष सरकार जी ये भी है कि क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार एक तीर से कई निशाने साध रही है? डीजल और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो उसका असर तो हर चीज पर पड़ेगा, तमाम सेक्टर पर पड़ेगा। जी देखिए, ये बात सही है कि डीजल और पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन समस्या ये है कि चाहे वो मरकजी सरकार हो या सूबाई सरकार हो, दोनों के लिए समस्या इस समय यह है। अभी दिल्ली सरकार ने कहा था कि भाई हमारे पास में लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। मैं राजनीति में न जाते हुए केवल अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं और मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं, जो विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, दोनों से कह रहा हूं। तो इसके लिए समस्या इस देश के अंदर ये है कि इस समय बहुत बड़ी महामारी है, विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस समय अगर चाहे वो सूबाई सरकार हो या मरकजी सरकार कहे कि भाई अपने अपने घरों का आधा सोना हमें दान कर दो, तो हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जहां तक महंगाई का सवाल है तो सच तो बात यह है कि खाद्यान्न महंगाई 4 और 5 के आसपास घूम रही है। राज्यों के पास में, सूबाई सरकारों के पास में एक्साइज और वैट नहीं आ रहा है। मरकजी सरकार के पास में एक्साइज और कस्टम और वैट तीनों ही जीरो की तरफ जा रहा है। ऐसी अवस्था में, ऐसी समस्या के अंदर सूबाई सरकार भी दोषी नहीं है और मरकजी सरकार भी दोषी नहीं है। इसको कोई सरकारों के बीच की लड़ाई नहीं माननी चाहिए और आवाम को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। भाई हमारे बगल का मुल्क है पाकिस्तान, उसकी हालत जाके देखिए, जहालत की हालत में हो गई है। वहां पे खाना खाने को रोटी नसीब नहीं है, 40 रुपए की एक रोटी मिल रही है। आप उधर इसमें हम पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? तो पाकिस्तान से इसमें हम क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? जमीन आसमान का हमारे और पाकिस्तान में फर्क है। और मैं तो आशीष सरकार जी ये कहूंगा कि अगर ये सरकार 6 साल से है और अब जाकर इस तरह इतनी बुरी सिचुएशन में सरकार पहुंच जाती है तो जिम्मेदार तो सरकार को ही माना जाएगा। उसने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की? नहीं, अब कोरोना की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है साहब। नहीं भाई, कोरोना होगा ये आपको पता था क्या या मुझे पता था? आप बताइए कि चीन आके धमक पड़ेगा, किसी को क्या पता था? ये तो ईश्वर के नाम से आप शुक्र मनाइए कि पिछले 6 सालों से मरकजी सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रखा है। वरना आज अगर 6 साल से पहले की हालत अगर होती तो हम नहीं तो देखिए, कोरोना से पहले भी हमारी इकोनॉमी की हालत कोरोना से पहले क्या थी? आशीष जी, कोरोना से पहले हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी? क्या अच्छी थी? बिल्कुल सही थी। हमारा जो जीडीपी था वो बराबर बढ़ रहा था। हमारी महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में थी। अब आप अगर ये कहें कि इसमें कोई राजनीति करनी है तो राजनीति से तो अर्थशास्त्र चलेगा नहीं। वास्तविकता यह है कि इस समय
इंटरनल इमरजेंसी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में सरकार को पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत पैसे से ही पूरी होगी, आवाम के ही से ही लिया जाएगा। ही कहा गया, ये आपकी बात ठीक है, ठीक है। आशीष सरकार जी, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जरूरत है तो आवाम से लिया जाएगा। लिया तो उनसे जाना चाहिए जो लोग पैसे वाले हैं। यहां पर आप हिंदुस्तान की हालत समझ रहे हैं कि 60% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, या जो मजदूर तबका है, जो परेशान हाल है, जो किसान है। यहां पर कमर तो इन लोगों की टूटेगी जो एक बड़ा तबका है। जी हाँ, मेरा निवेदन सुन लीजिए। जिस तरह से हम यहाँ पे मरकजी सरकार टैक्स लगा रही है, उसी तरह से ये 100 दिन का काम बढ़ा के 200 दिन का कर दिया, फ्री में घर दिया, गैस दे रहे हैं, 500 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, करोड़ों लोगों को अन्य प्रकार की सहायताएं दी जा रही हैं, मजदूरों को लाने के लिए 22,000 सरकार ये सारे काम बहुत अच्छे कर रही है, ट्रिप लगाई गई है। सरकार ये सारे काम बहुत अच्छे कर रही है, सरकार की इस वजह से तारीफ भी की जानी चाहिए। लेकिन ये कि जो गरीब आवाम है उनकी कमर तोड़ दी जाए महंगाई की वजह से, ये चीज समझ में नहीं आती है। मैं साधना जी आपके पास आ रहा हूं। साधना भारती जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर का बयान आता है कि कोरोना से लड़ाई के लिए हम इस पर एक तरह से इसके पैसे खर्च कर रहे हैं, जो महंगाई है इससे जो पैसा आ रहा है वो हम कोरोना से लड़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं, ये कहां तक मुनासिब है इस तरह का बयान? देखिए, पहली बात तो कोरोना को इतना इन्होंने, कोरोना जब हुआ तो ये अर्थशास्त्री जी कुछ कह रहे थे, वैसे तो मैं ये लिबर्टी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से ही लूंगी, मैं उनसे इस बारे में नहीं चर्चा करूंगी, लेकिन मैं उनकी एक बात पर टिप्पणी करना चाहूंगी। जैसा कि उन्होंने कहा अभी कि जैसे कि कोरोना आया तो हमारी क्या, अरे कोरोना आने में गलती नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान जो देश है उसके अंदर जो प्रवासी मजदूरों की हालत हुई तो वो अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से हुई। इन्होंने 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट दिखा दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने उस समय भी इनसे, कांग्रेस की जो पार्टी है उन्होंने, पूरे पार्टी ने, हमारे दल के बड़े बड़े नेताओं ने रिक्वेस्ट की इनसे कि आप ऐसा कीजिए कि प्रति महीने 5,000 रुपए आप 13 करोड़ अति गरीब परिवारों को आप दे दीजिए, 65,000 करोड़ रुपया खर्च होगा सरकार का। ये सलाह लेते नहीं। राहुल गांधी जी ने भी तो बुंदेलखंड के किसान जब आत्महत्या कर रहे थे, हमारी यूपीए की सरकार थी, हमने 75,000 करोड़ रुपया देने का काम किया था। आप कोरोना के कहर में आप नहीं दे पा रहे हैं। ये बात कर रहे थे बेरोजगारी की, आपके शासन में बेरोजगारी बढ़ती रही। आज की डेट में बेरोजगारी दर कितना है? 45 वर्षों में बढ़कर, कोरोना से पहले की बात कर लें तो 6.1 था, आज 27.11 बेरोजगारी दर हो गया है। ये अभी बात कर रहे थे राजीव जेटली जी, सम्मानीय राजीव जेटली जी। मैं बहुत आदर के साथ आपसे ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें की, मैं एक एक करके आपका 30 सेकंड में जवाब दे देती हूं। आपने सबसे पहले कहा ये महिलाओं को आपने बिठा दिया है चीखने और चिल्लाने के लिए, तो महिलाएं चीखने और चिल्लाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी ने आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को बनाया ही नहीं, इसीलिए आपको समझ नहीं आएगा महिलाएं क्या होती हैं। तो इसलिए जरा महिलाओं का सम्मान करना सीखे। इस तरह की शब्दावली आप ठीक है, डिबेट पर आ जाइए, महिला और पुरुष में मत जाइए, डिबेट में आ जाइए। निवेदन करूंगी, ठीक है, एक दिन मैं विषय पर आ रही हूं। इन्होंने कहा कि 70 साल में कुछ नहीं किया, तो आप 70 साल पे क्यों पहुंच जाते हैं? आप सुषमा स्वराज जी ने जो कहा था यूएन में, आप भूल गए? आप ही की पार्टी की थी, विदेश मंत्री नहीं। उन्होंने कहा कि 70 साल में इस देश का विकास हुआ और 70 साल में IIT दिए, एम्स दिए। आप कहते हैं कि 70 साल में क्या कर दिया? अरे मोदी जी तो बातें ही बनाने का काम करते रहे, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, मिल गई क्या? तो सफेद झूठ आप बोलने का काम करते रहे। हमारी योजनाओं को नाम बदल के चला रहे हो, मनरेगा को चला रहे हो, आधार का पहले विरोध करते थे, आधार चला रहे हो, मोबाइल क्रांति का विरोध करते थे, आज मोबाइल क्रांति को डिजिटलाइजेशन बनाकर आज देश के सामने रख रहे हो। तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप हर जगह फेलियर आपका साबित हुआ, आज आप राज्य सरकारों पे क्यों उठा रहे हो? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस समय कच्चे तेलों के दाम इतने सस्ते हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, तो आप पहले विरोध क्यों करते थे? और आज जब आप ही पे वो चीज आ रही है तो दुबई चाल का पर्दाफाश हो गया है। ठीक है, राजीव जेटली जी से इसका जवाब दूंगा। ठीक है, मैं संजीव झा जी आपके पास आ रहा हूं, राजीव जेटली जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, साधना जी बात हो गई। मैं संजीव झा जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव झा जी, जब आवाम इतना ज्यादा परेशान है, दिल्ली में डीजल के जो रेट हैं वो पेट्रोल से पार कर गए, ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा। संजीव झा जी, मेरा सवाल यह है कि राज्य सरकार या आपकी दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उसके अंडर में क्या कुछ आता है? क्या यह इख्तियार अरविंद केजरीवाल सरकार को नहीं है कि कुछ वैट कम किया जाए, एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, ताकि
पेट्रोल की कीमत घटाई जाए, किसान को राहत मिले, अवाम को राहत मिले, एक आम मजदूर को राहत मिले, गरीब को। क्या इतना इख्तियार नहीं है अरविंद केजरीवाल की सरकार को? और देखिए, एक्साइज ड्यूटी तो खैर केंद्र सरकार तय करती है और केंद्र सरकार जो तय करेगी उसको हम उसको घटा और बढ़ा नहीं सकते। बार बार राजीव जी आंकड़े की बात कर रहे थे कि ये स्टेट सरकार, स्टेट के वैट बढ़ाने के कारण ये प्राइस बढ़ गया है। तो मैं उनको याद दिला देता हूं, जैसा मैंने पहले भी हलाई कहा, उन्होंने ठीक से नहीं सुना शायद, कि 900% आपने भाई साहब 2014 से भी तुलना करें तो आपने डीजल पे एक्साइज बढ़ा दिया है, पेट्रोल पे आपने 350% एक्साइज बढ़ा दिया है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्राइस को बढ़ाने से इंपैक्ट तो पड़ रहा है। और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने 2014 में इसी वादे के साथ सरकार में आए थे। आपने कहा था कि ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है वो गलत बढ़ रहा है। आपके सारे बड़े नेताओं ने कहा था कि ये प्राइस कम होना चाहिए। लेकिन आज जब सरकार में आए, ऑल्दो कच्चे तेल की प्राइस ड्रास्टिकली कम हुआ, उसके बावजूद ये आपको लगातार आप एक्साइज और वैट बढ़ा करके आप प्राइस को मैनिपुलेट करते रहे। दूसरी बात, जो इकोनॉमिस्ट हालांकि उनकी वो अपनी प्रिविलेज है, वो इस बात को अपने आंकड़े से रख सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं कि अचानक कोरोना के आने से ये इकोनॉमी सब कुछ गड़बड़ हो गया है। आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन के बाद से ही लगातार आपके ग्रोथ रेट कम होते जा रहे हैं, आपके आईआईपी रेट कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है अचानक हो गया, पिछले 7 साल में इनके इसी तरह के गलत फैसले का ये इंपैक्ट हुआ है कि आज देश की। ठीक है, पर राजीव जेटली जी से मैं जवाब ले लेता हूं। राजीव जेटली जी, आपने दोनों को सुना, जो बात साधना भारती जी ने कही और संजीव झा ने। अब सवाल ये उठता है कि ये महंगाई राजीव जेटली जी उस वक्त बढ़ रही जब कच्चे तेल के जो कीमतें हैं वो बिल्कुल निचले स्तर पर हैं। $43 फी बैरल के हिसाब से इस वक्त कच्चा तेल है। लेकिन आप पेट्रोल डीजल की बात कर लिए, जो बात साधना जी कह रही थी या संजीव झा जो बात कर रहे थे कि कच्चा तेल तो सस्ता हो रहा है लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, मुझे किसी पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही है। मैंने आपके पीसीआर में भी बोला, इसलिए मैं आपके माध्यम से सुन पा रहा हूं कि क्या प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जी, अगर आप मेरे को बताएंगे क्या बात पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मुझे किसी पैनलिस्ट यही सवाल अपोजिशन भी उठा रहा है कि जब कच्चे तेलों के रेट इतने गिर गए हैं तो फिर डीजल पेट्रोल में आग क्यों लगी हुई है? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको 3 बार इस बात को कोट किया क्योंकि हमारी जो वेलफेयर स्कीम है वो बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। वेलफेयर स्कीम का मतलब यह है कि पैंडेमिक में, जब ग्लोबल पैंडेमिक हुआ है, कोरोना की महामारी आई है, कोरोना की महामारी में अमेरिका जैसे देश जो सबसे मजबूत देश माना जाता था, डेवलप्ड देश माना जाता है, उसे भी उधार लेने की जरूरत पड़ गई। लेकिन ऐसी महामारी के अंदर मैं ये नहीं कहता हूँ, ये तो लोग खैर दुकान चलानी राजनीति, लेकिन मैं इनकी भी बुराई नहीं करूंगा आज, क्योंकि हर व्यक्ति को, सरकार को पैसा वेलफेयर स्कीम के लिए चाहिए। ये आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग बैठते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग बैठते हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो सरकारों का पक्ष नहीं रख पाते हैं। क्योंकि सरकारों का जब पक्ष रखेंगे तो इनके अपने मुख्यमंत्री केंद्र के साथ हर बात में अपना समन्वय बनाते हैं। आप ये देखिए, जीएसटी की मीटिंग होती है, इनके नेता बाहर निकलते हैं तो दूसरा वर्जन होता है, इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछो तो वो अलग बात करते हैं। आप जब हम चाइना के ऊपर मीटिंग करते हैं या कोरोना पे मीटिंग करते हैं तो इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तारीफ। ठीक है, राजीव जेटली जी जो आप बात कर रहे हैं कि मुश्किल की घड़ी और इस वक्त सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि आप शराब पर एक्साइज ड्यूटी डबल कर देते हैं, उसके रेट डबल कर देते हैं, वो चीज समझ में आती है। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल जो किसानों की गाड़ी जिससे चलती है, जिससे गरीब और जिसे जो कारोबारी है, जो छोटे दर्जे के कारोबारी है, जिनका काम चलता है, ट्रांसपोर्टेशन उस पर डिपेंड होता है, अगर इस पर आप इसी तरह से वैट बढ़ाते जाएंगे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जाएंगे, कीमतें बढ़ती जाएंगी रोज बरोज, आपको बहुत अच्छे से पता होगा पिछले 18-19 दिनों में तकरीबन 10 रुपये बढ़े हैं। आप रोज 30 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे की तो बात होती है, खबर आती है, लेकिन इन 18-19 दिन में आप उठाकर देख लीजिए कि तकरीबन 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या होगा राजीव जेटली जी? नहीं, मैं आप शायद समझ नहीं पाए, ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछना चाहिए था आपको। मैंने इसीलिए कहा आप चर्चा थोड़ी सी बैलेंस करके चलिएगा। आपने कहा शराब के ऊपर एक्साइज बढ़ा दीजिए, तो ये काम मेरा नहीं है।
ये नहीं बढ़ा दिया, कई राज्यों ने कई रियासतों ने बढ़ाया शराब पर। मैं ये कह रहा हूं शराब पर बढ़ाया वो समझ में आ रहा है, ठीक है कि वहां पर जो पैसे वाले हैं वही उनकी पहुंच होती है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल पर इस तरह से दाम बढ़ेंगे और इससे सेंटर या आपकी सरकार बच नहीं सकती है। सिर्फ राज्यों की जिम्मेदारी नहीं, सरकार आखिर इसमें क्या कुछ कर सकती है इसका, नहीं बच सकती। इसकी बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं जी नहीं मैं आपको सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं कोई नहीं बच सकता है। आप केंद्र की बात मत कीजिए, आप चर्चा बैलेंस करिए। आप पूछिए ना क्यों वैट बढ़ाया गया है, आप ये पूछिए ना, क्यों नहीं पूछ रहे आप इनसे? एक भी राजनीतिक पार्टी से आपने प्रश्न उठाया कि क्यों वैट बढ़ाया गया है? अगर एक सेंट्रल एक्साइज बढ़ा है, सेंट्रल आप सुनिए 10-10 रुपए का डिफरेंस, 10-10 रुपए का डिफरेंस, जहां पे 18-16% होता था वहां बढ़ाकर तुम 28% कर दिया। इनसे ये प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आप इनसे प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं? जो रियायत आप राज्य के अंदर दे सकते थे, आपने उसके ऊपर और उसका रेट बढ़ा के ये दिखाने की कोशिश करी कि ये केंद्र सरकार का बढ़ाया हुआ पैसा है, ये केंद्र सरकार का बढ़ाया हुआ टैक्स है। अरे मैं आप लोगों को नहीं कोस रहा हूं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जानते हैं, आप लोग मुख्यमंत्रियों के, आप लोग अपने, अब ये बीच में मत बुलाइए प्लीज, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है आप लोगों के। आप एक सेकंड, आप लोग ये देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। नहीं कोई बोल नहीं रहा है राजू जी, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। कोई बोल नहीं रहा है, आप बोलिएगा। ये बीच में जो बोल रहे हैं, हो सकता है कोई जो भी बोल रहे हैं आप उससे बोल, मेरी आवाज नहीं आती है मेरे पास। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आज किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं कोसूंगा, क्योंकि ये अपने मुख्यमंत्रियों के नुमाइंदे नहीं है। अगर ये अपने मुख्यमंत्रियों के नुमाइंदे होते तो शायद, ठीक है, मैं राजीव जेटली जी आपकी बात समझ गया। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर राज्यों में इस तरह की परेशानी है, इस तरह से राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी या वेट बढ़ा दिया है और उसका जीएसटी तो सेंटर को ही जाता है, लेकिन मेरा सवाल यह कि सेंटर की जिम्मेदारी आखिर क्या बनती है राजीव जेटली जी? अगर स्टेट में कहीं परेशानी है तो हाथ तो सेंटर को ही बढ़ाना होगा। फिर आपने गलत बोला। नहीं, आपने फिर से गलत बोला। जो जीएसटी सेंटर को जाता है उसका हिस्सा राज्यों को जाता है, ऐसा नहीं कि सेंटर को जाता है। राज्यों को जीएसटी मिलता है, ये पहली बात। ये थोड़ा उस पर थोड़ा करेक्ट करिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, इस वक्त पे आप देखिए किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री, मैं बात जिम्मेदारी की कर रहा हूं, क्या सेंटर उस जिम्मेदारी से भाग सकता है? रेवेन्यू का सोर्स क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं, देखिए राजीव जेटली जी, पहले आप तो ये समझ लीजिए कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको या सेंटर की गवर्नमेंट को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल यह कि जिम्मेदारी सेंटर की क्या बनती है? अगर किसान परेशान हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है अगर उस पर असर पड़ रहा है, गरीब और मजदूर परेशान हो रहा है, तो सेंटर की जिम्मेदारी क्या बनती है राजीव जेटली जी? मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझिए कि टारगेट कर रहा हूं। देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आप कह रहे हैं किसान ने तो देखिए अपनी उपज रिकॉर्ड तोड़ उपज दी है, इस बार भी दी है। और लेकिन आगे भविष्य के अंदर किसान को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम देश के प्रधानमंत्री लागू कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज ओला और ओबर जैसी हैं, जो सरकार जो किसान के खेत से आकर किसान की फसल खरीदेगी, अपने ट्रैक्टर में, जिस तरीके से 60 साल से आपने देखा, अपने ट्रैक्टर में लोड करके उसको मंडी के बाहर नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो बहुत सारी किसानों के लिए भी जो योजनाएं लेके आई गई हैं, किसानों के अकाउंट में पैसा डाला गया। किसान, अब ये आप किस हिंदुस्तान, किस भारत की बात कर रहे हैं राजीव जेटली जी? किसान को बीमा योजना दी गई, किसान में सीधा इसका असर किसान पर पड़ रहा है। जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डीजल की खासतौर से कीमतें बढ़ रही, सीधा असर इसका किसान को पड़ेगा, मुल्क के ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, चावल और गेहूं महंगा हो जाएगा। कहां क्या आप बात कर रहे हैं? मैं अनीता जी को बहुत जल्दी से जोड़ लेता हूं, बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया। अनीता यादव जी, जिस तरह से राजीव जेटली जी कह रहे हैं कि सेंटर को तो इसके लिए सेंटर को तो गर्दाना ही नहीं जाना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार तो जो स्टेट की सरकारें वो हैं। तो क्या आज बिहार में तेजस्वी यादव ने जो प्रोटेस्ट किया है, क्या उन्होंने सिर्फ इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। अगर है तो जेटली जी और केंद्र सरकार अब जेटली एक महिला बोले, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। जेटली जी, महिला का सम्मान कीजिए।
महिला एक महिला बोल रही है, अब बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको। सुन लीजिए जेटली, सुन लीजिए जी अनीता जी। अब बीच में कौन अब बाजार नहीं बन गया है? नहीं ठीक है मैंने बोल दिया जी। बेटियों का बलात्कार होगा, आप बोल रहे हैं तब मुझे समझ आया। महिलाओं का जो चारा खा के जेल में बैठे हैं उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे अब पता चला। चलो आप बोलिए। ठीक है अनीता जी कंटिन्यू कीजिए। अरे आप तक हेलो। हाँ, और जो रक्षा सौदों में दलाली करते थे वो रक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए डिबेट में बात कीजिए, पर्सनल अटैक या इस तरह से अटैक मत कीजिए। देखिए जरा, मैं साधना जी आ रहा हूँ, टाइम कम बचा है। अनीता जी जल्दी से जवाब दीजिए। ये इस तरह की बात ये करेंगे जेटली जी? मैं अनीता जी आ रहा हूँ जी। अनीता जी जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये है कि भाजपा के अभी किसी भी नेता से पूछ लें तो अगर बच्चियों का बलात्कार होगा ये कुछ नहीं कर सकते। देवेंद्र सिंह जैसा जो पुलवामा का अपराधी है, हमारे सैनिकों का हत्यारा है। अरे उधर कहाँ चले गए? महंगाई की बात हो रही है अनीता जी। महंगाई पे भी आ रही हूँ, ये कुछ नहीं कर सकते। कोरोना के दौरान हमारे मजदूर होने पे मर गए, कट के मर गए, ये कुछ नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ रही है, ये बात कर रहे हैं खजाना भरने की। जो जिस मजदूर के पास पैसे नहीं है, डीजल के दाम बढ़ा दिए, वो किसान वहां से खेती करेगा, ये खेत बोने की फसल अच्छा होगा। जिसके पास पैसे नहीं, खेती कहाँ से करेगा? तो किसान मर जाए, मजदूर मर जाए, ये कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी देर से मैं इनका बकवास सुन रही हूँ, ये एक चीज का भी जवाब नहीं दे सकते। तो आप, ये बहुत अच्छी बात है कि जिस समय कच्चे तेल की कीमत ज्यादा थी तो कम से कम कांग्रेस सरकार ने मैनेज तो किया। ठीक है साधना जी मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात कीजिए। मैं उसके बाद आशीष सरकार जी आपके पास भी आ रहा हूँ जी। साधना जी 30 सेकंड दे रहा हूँ सिर्फ। मैं यही कहूंगी जी मैं यही कहूंगी कि पहले तो इन्होंने गरीब के हाथ से कोरोना के कहने में दमड़ी छीन ली, अब ये चमड़ी उधेड़ने पे लग गए। ये जितनी योजनाएं गिना रहे हैं इनकी ग्राउंड जीरो पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कांग्रेस की योजना को ही आगे बढ़ा कर करते रहते हैं। आधार को किया, मनरेगा को किया। अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि बजवाकर थालियां मोदी जी उत्सव मनाते रहे, करोड़ों प्रवासी मजदूर घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता, और अब पेट्रोल डीजल के रेटों को बढ़ाते रहे। लेकिन मोदी जी बस अपने मन की बात सुनाते रहे। तो मन की बात मत सुनाइए। और पीएम केयर फंड किस लिए है? और वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी बुलाइए, उन्हें पकड़कर लाइए और उनसे लीजिए पैसा। ये गरीबों की क्यों चमड़ी उधेड़ने पे लगे हुए हैं आप? ठीक है आशीष सरकार जी मैं एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। आशीष सरकार जी मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में पेट्रोल डीजल जब वो दाम बढ़ाए जाते हैं, किसी सरकार को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, पॉलिटिक्स से हटकर मेरा ये सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल या शराब क्या ये बहाना होते हैं? इसका असर तो हर चीज पर पड़ता है, खासतौर से डीजल और पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पर इसका असर पड़ेगा, किसानों पर इसका असर पड़ेगा, गरीब पर इसका असर पड़ेगा, सब पर इसका असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल डीजल सिर्फ एक बहाना होते हैं? देखिए, सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। सरकार तो कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री अपने घर ले जाता है। कहीं ना कहीं से सरकार टैक्स लेगी और वो पैसा योजना में खर्च करेगी। अब मान लीजिए एक महामारी से लड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो राज्य सरकारें भी कर रही हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है। जो विस्थापित हुए मजदूर हैं उनको नौकरी, उनको काम भी देना है, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देना है, गैस भी देना है, घर भी देना है, शौचालय भी देना है। तो सरकार के पास में ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई वो किसी तरह से कहीं और से पैसा लाएगी। वो विदेश से कर्ज तो लेगी नहीं। हम जब देखें आज से 20 साल पहले हम विदेशी कर्ज के अंदर दबे हुए थे। और सबसे बड़े पैरामीटर्स को आप देखिए, अभी हमारी जीडीपी घटने लगी है, 3 और 2 के आसपास आई है, जो मुझे ये लगता है कि ये माइनस में भी। आशीष जी इस तरह से अगर महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी। मैं डिबेट में जो शुरू से जो बात कह रहा हूं कि गरीब मजदूर किसान ये लोग परेशान होंगे, इनकी कमर टूट जाएगी। दर बताइए आज के स्थिति में आज 80 रुपए पेट्रोल डीजल हो गया, 80 से ऊपर डीजल और 80 रुपए पेट्रोल है। महंगाई 5% है। जब पेट्रोल 30 रुपए था और पेट्रोल 40 रुपए था, डीजल 32 रुपए था, तब महंगाई की दर 8% थी।
अब केवल पेट्रोल डीजल से ही महंगाई नहीं बढ़ती घटती है साहब, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। नहीं, लेकिन इसका एक असर तो पड़ता ही है, गरीब पर, किसान पर, मजदूरों पर इसका एक असर तो पड़ता ही। और ऐसे ही आवाम सड़कों पर नहीं निकल आते हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मुल्क के हर शहर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ऐसे ही लोग बाहर नहीं सड़कों पर निकल आते हैं। लोगों की लाइफ स्टाइल पर, जिंदगी पर इसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स से उठकर, सियासत से उठकर सेंटर को भी सोचना चाहिए, और जो रियासती सरकारें हैं उन्हें भी इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सरकार जी, राजीव जेटली जी, साधना भारती जी, संजीव झा जी और अनीता यादव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। मजीद ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं urdu.news18.com पर। आदाब।